नमस्कार, मैं हूं अनिल कुमार अंकुर और आप देख रहे हैं जनता टीवी। जनता टीवी के इस खास कार्यक्रम सीधा सवाल में आज उस शख्सियत से बात करेंगे जिसने खेल से लेकर के राजनीति तक में खेल ही खेल किया और उस खेल के बहुत बड़े कलाकार हैं, स्टार हैं, हमारे सामने मौजूद हैं। आपका स्वागत है। मोहसिन रजा साहब हैं। मोहसिन रजा साहब ने रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में अपने धाक जमाई, उसके बाद राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी में उस समय आए जब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये तगमा था कि वो मुसलमानों से परहेज करती है, लेकिन नहीं, उन्होंने अपना स्थान बना। आपने ये बताइए कि क्रिकेट छोड़ करके राजनीति में क्यों आने की कोशिश की? देखिए, मैं श्रद्धेय अटल जी का प्रशंसक पहले भी था, आज भी हूं, और उन्हीं की प्रेरणा से मैं राजनीति में आया। मैं एक खिलाड़ी था और देश के लिए क्रिकेट खेलता था, देश के लिए विदेशों में जाता था खेलने के लिए। आपको क्रिकेट में क्या चीज पसंद थी? ऑलराउंडर था मैं, फास्ट बॉलिंग करता था। फिर बाद में एक जमाना आया था जो बड़ी तेजी से रन बनाना होते थे तो भेजे जाते थे, तो चौके छक्के जो आज आप देखते हैं 2020 में, ये क्रिकेट हम तब खेला करते थे, इसलिए हमको ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी उस समय, क्योंकि उस समय छक्का मार देना बहुत बड़ी बात होती थी। तो वो दौर था और श्रद्धेय अटल जी लखनऊ से चुनाव लड़े। तो अगर मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि देखी जाए तो कुछ नहीं है, शून्य है। बाकी परिवार में जो लोग होंगे और अलग अलग, चूंकि आमतौर से मुस्लिम समाज तो कांग्रेस के साथ में हमेशा से रहा है, लेकिन हम श्रद्धेय अटल जी को बहुत पसंद करते हैं और उनको कविताओं को उनकी सुनते थे, उनके वक्तव्य को सुनते थे। तो मैं उनके पास में ऐसे ही पर्सनली गया मिलने के लिए जब वो यहाँ चुनाव लड़ने आए, और मीराबाई मार्ग गेस्ट हाउस में मैं गया और मैंने उनको अपना परिचय दिया और मैंने उनसे कहा कि मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ और आप यहाँ से चुनाव लड़ने आए, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं वैसे तो क्रिकेटर हूँ, लेकिन हम आपके प्रचार के लिए निकलेंगे और हम आपका आशीर्वाद भी चाहेंगे। तो उन्होंने बहुत मुझे प्यार दिया और अपने साथ बगल में बैठाल कर बहुत बातें की। तब इतना सादा सब प्रोटोकॉल वगैरह नहीं होता था। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि आप जब भी राजनीति में आइएगा, अभी आप क्रिकेट खेलिए, लेकिन जब भी आप राजनीति में आइएगा, समाज सेवा का आपके अंदर, जैसे आप आज देश के लिए सेवा के भाव से क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि उस समय क्रिकेट में पैसा नहीं होता था, तो एक मन में होता था कि हम देश के लिए खेलेंगे, बाहर खेलेंगे तो तिरंगे की शान बढ़ेगी, और हमको तिरंगा लहराता हुआ जब दिखता था कहीं तो बड़ा हम खुश हुआ करते थे कि वहां उस स्टैंड में हम फील्डिंग करें जहां तिरंगा लहरा रहा है। तो ये जज्बा हमारे अंदर बचपन से था। और भारतीय जनता पार्टी में जो मैं आया हूं वो श्रद्धेय अटल जी की प्रेरणा और उनके ही मार्गदर्शन में मैंने थोड़ा बहुत जो भी काम किया होगा उस समय, जब वो 96 में यहाँ चुनाव लड़ रहे थे। आप क्रिकेट खेलते थे तो आपकी फील्डिंग पोजीशन क्या होती थी? और फील्डिंग पोजीशन उस समय तो हमारी ज्यादातर या तो हम फाइन लेग पर हुआ करते थे, डीप फाइन लेग करते थे, या थर्ड मैन पर हुआ करते थे, क्योंकि फील्डर हम लोग उतने अच्छे नहीं माने जाते थे, लेकिन हमारे थ्रो, चूंकि हाथ पैर अच्छे थे तो थ्रो बहुत तेजी से मारते थे। तो वही थ्रो आपने राजनीति में फेंक दिया? नहीं, राजनीति में एक्चुअल में क्या है, हर जगह आपको साबित करना होता है। मैदान पिच आपको दी जाती है, लेकिन वहां पर आपको अपनी प्रतिभा को साबित करना होता है। वो साबित करने का तरीका मैंने जब मैदान में क्रिकेट में, क्योंकि क्रिकेट भी एक टीम गेम था, 11 लोग खेलते हैं, उसमें कप्तान भी उसी सदस्य में से एक होता है, लेकिन उसी कप्तान के साथ साथ खेलने वाले तमाम अन्य सदस्य होते हैं, जैसे विराट कोहली होते हैं और रोहित शर्मा है। तो विराट कोहली मैन ऑफ द मैच हो जाते हैं, कभी रविंद्र जडेजा मैन ऑफ द मैच हो जाते हैं, लेकिन जीत टीम की होती है और कप्तान उसमें एक चुन लिया जाता है। तो जिस तरह से आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, हम पूरी भारतीय जनता पार्टी के कप्तान हैं और उनके ही मार्गदर्शन में पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व स्तर पर अपना कमाल कर रही है। जैसे अभी आपने बताया कि प्रतिभा अपने आप उभर के सामने आ जाती है। मैं अक्सर देखता हूं कि तमाम बड़े बड़े नेता, यहाँ के डिप्टी सीएम भी ऐसे होते हैं, जब कभी बड़े कार्यक्रम में होते हैं तो आपकी प्रतिभा सामने आती है फोटो खिंचाने के लिए। ये अक्सर अखबारों में छपा करता है। नहीं, देखिए, फोटो खिंचाना मुझे लगता है कि ये भी अपने आप में प्रतिभा है। ये प्रतिभा की बात नहीं है। ये देखना होगा कि हम जब मंच पर होते हैं तो हम अपने जो हमारा आदर्श होता है या हमारा जिसको हम आइडियल मानते हैं, या जो ऐसा हमारा एक व्यक्तित्व होता है राजनीति का, हम उसके पास जाना चाहते हैं, हम उसके पास रहना चाहते हैं। तो वो एक शेर मुझे याद आ गया, बहुत अच्छा सा शेर है किसी शायर का, कि वो मेरे पास आना चाहता है
वो मेरे पास आना चाहता है मगर कोई बहाना चाहता है। तो वो बहाने में आप लोगों को भी कुछ ना कुछ मिल जाया करता है कि जैसे मैं सपोज हाइट मेरी 6 फुट 3 इंच है, मैं अगर कहीं से ऐसे आ रहा हूं तो वो उतना विजुअल अगर आप चाहेंगे तो और चीजों को इग्नोर करते हुए उतना विजुअल ले लेंगे कि देखिए ये घुसने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि मैं जा रहा हूं वहां, घुस नहीं रहा हूं, मैं उस मंच पर ऑलरेडी पहले से मौजूद हूं। लेकिन चलिए ये सारी चीजें पार्ट होती हैं, जैसे हम खेल का पार्ट बहुत सी चीजें होती हैं। जो भी चीजें वाद और विवाद बनती हैं वो वही कहीं जाकर आखिर में आपको अनुभव कराती हैं। जब कोई वाद और विवाद होता है और अदालत हम जाते हैं या मीडिया हमारा उसको ट्रायल करता है तो हम एक नतीजे पर पहुंच जाते हैं। हो सकता है कभी कभी, जैसे मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो हमारा मार्गदर्शक मीडिया भी है, हमें सही रास्ता बताता है। सपोज मैंने कहीं पर कोई ऐसी पिक्चर मेरी आ गई कि मैं उसमें दिख रहा हूं कि देखिए साहब वो फोटो नहीं खिंचाना है। जब 7 साल 8 साल और हम 26 साल से पार्टी के साथ काम कर रहे हैं और 6-7 साल से उन्हीं नेताओं के बीच में हैं, तो आज फोटो खिंचाने की जिज्ञासा नहीं है, हमें साथ में बैठकर बात करने की जिज्ञासा है। क्रिकेटर थे, तमाम नेता आपके साथ फोटो खिंचाने के, मैंने कहा ना, फोटो खिंचाने का वो तात्पर्य नहीं है। लेकिन हां, अगर आप चर्चा में नहीं रहेंगे, तो अगर आप प्रदर्शन में नहीं रहेंगे तो आप पर चर्चा कौन करेगा। अगर आप चर्चा कर रहे हैं तो हम मंच पर हैं ना, इसी बात के लिए तो चर्चा आप कर रहे हैं, एक्टिव है ना हम राजनीति में, कहीं ना कहीं सक्रिय राजनीति में हम दिख रहे हैं। आपको जो नहीं दिख रहे हैं उनके क्यों नहीं चल रहे विजुअल? यही इतनी सक्रियता आपने क्रिकेट में क्यों नहीं दिखाई? क्योंकि क्रिकेट आपका ओरिजिनल गेम था और ओरिजिनल गेम को जहां से आपकी पहचान बनती है, तो उसमें अचानक आपने टर्न क्यों ले लिया? क्या था? क्या आपको लगा कि क्रिकेट में इतना नहीं? ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्रिकेट मैंने अपने पूरे समय तक खेला और हाँ ये था, मैंने जैसे राजनीति में मैंने तय किया हुआ है कि 65 साल के बाद मैं एक्टिव राजनीति से बाहर हो जाऊंगा। आज मैं आपके चैनल पर बोल रहा हूं 65 साल के बाद मैं एक्टिव राजनीति से बाहर हो जाऊंगा। मैंने मतलब बिल्कुल मेरा तय है। ये क्यों तय कर लिया? मैंने इसलिए तय कर लिया क्योंकि मुझे युवाओं को अवसर देना है। मैं उनके साथ में जो मुझे अनुभव हुआ होगा अपने वरिष्ठ जनों का, जैसे मैं खिलाड़ियों को मैंने चांस दिया, मैंने 35 साल की उम्र में ही, बल्कि 32-33 साल की उम्र में क्रिकेट को अलविदा कह दिया। और इसलिए अलविदा कहा क्योंकि जो युवा है हमारा, जो आगे जाएगा लेकर टीम को, उसको अब स्थान देना चाहिए, क्योंकि हम उससे सीनियर हो चुके थे और कितना भी हम खेलते तो उसी लेवल पर ही तो खेलते। तो एक युवा जो वहां आना चाहता है, स्थान अपना बनाना चाहता है, उसके लिए जगह हमें खाली करना है। तो इसलिए वो जब जगह खाली करेंगे तभी वो प्रदेश और देश के लिए खेलेगा और नाम करेगा। ऐसे ही राजनीति में भी मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि बहुत देर तक आपको किसी पद पर बने रहने की आवश्यकता नहीं रहती है। दायित्व तो आते हैं और जाते हैं। योगी वन सरकार में आपको बहुत दायित्व मिला, जिसमें कि माइनॉरिटीज को लेकर के आपको काम करने का बहुत अवसर दिया गया। आपने कौन सी ऐसी उपलब्धि हासिल की जिसको आप जनता के बीच जाते हैं? देखिए, हम लोगों ने जो काम किए, मुझे लगता है कि जिस तरह से आप देखें, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई तो आदरणीय योगी सरकार बनी और योगी जी को लेकर कितना लोगों को भ्रमित किया गया था, कितना गुमराह किया जा रहा था। और ये साहब वो तो भगवे में है और वो तो बहुत कट्टर हिंदूवादी हैं। तो कट्टर हिंदूवादी होना ये मायने नहीं रखता है कि वो संप्रदायवाद है। उन्होंने न्याय किया है सबके साथ में। वो एक पीस भी हैं, एक महाराज भी हैं। उन्होंने बगैर मत मजहब और भेदभाव के सारी योजनाओं को जमीन पर उतारा। लोगों को अगर न्याय मिला, लोगों को अगर सुरक्षा मिली तो सभी समाज के लोगों को मिली। अगर योजनाओं का लाभ मिला तो सभी समाज के लोगों को मिला। अगर अपराधियों को अगर भेजा गया जेल तो सभी समाज के अपराधी जेल गए। सवाल था कि आपने अपने कार्यकाल के दौरान माइनॉरिटीज के लिए, माइनॉरिटीज में केवल मुसलमान ही नहीं आता है, तमाम लोग आते हैं, ऐसी कौन सी बड़ी उपलब्धि हासिल की? देखिए, हम लोगों ने जो एक्चुअल क्या है ना, 2 साल कोरोना के निकले, उसमें हम लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पे काम किया। सभी को पता है कि 2 साल कितने खतरनाक आप सबने, और 3 साल जो है, सुनिए, और जहां तक रही बात मदरसों की, देखिए मदरसे, मैंने फिर कहा कि मैं कहूंगा तो बात दूर तक चली जाती है। लोगों को लगता है ये चंद लोग अपने निजी फायदे के लिए हमारे बच्चों का भविष्य खराब करने पर तुले हुए हैं। ये चंद लोग हैं, मदरसा माफियाज हैं, क्योंकि ये पिछली सरकारों ने इनको अनुदानित कर करके अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कि भाई कुछ नहीं दे सके तो लाइए एक मदरसा खोल लीजिए, आपको अनुदान दे देंगे। अनुदान से उनका तो लाभ हुआ, हमारे बच्चे का, जो मुस्लिम समाज का बच्चा था, जिसको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री का संकल्प है कि एक हाथ में कुरान
जबान, एक हाथ में कंप्यूटर। माननीय योगी जी का संकल्प है कि इनको मुख्य धारा से जोड़ना है। हमने मदरसा मॉडर्नाइजेशन किया हमारे टाइम में, सुनिए, हमने आधुनिकीकरण किया, हमने वहां पर हिंदी, गणित और साइंस की पढ़ाई शुरू की। ये हमारे समय में हुआ है, इससे पहले किसी ने ये परिवर्तन नहीं किया। आप ये बताइए, जो मौलानाओं ने विरोध किया है, मौलानाओं ने हित क्या किया है अपने समाज का? अगर वो मौलाना बनकर सही रास्ता ही बता पाए होते तो आज हमारा समाज इतना बटा हुआ थोड़ी दिखाई देता। आपने हमारे समाज को बटा देखा ना। अब तो बहुत जमाने से आपने नहीं देखा होगा सुन्नी शिया, वरना सुन्नी शिया से हम बाहर नहीं निकल रहे थे। अब सुन्नी शिया से बाहर निकले तो हिंदू मुस्लिम में ले आया, तो लाने वाला तो वही मौलाना है। अगर मोहम्मद साहब के बताए रास्ते पर चलते तो 100 करोड़ लोग मोहम्मद साहब को मान्यता देते हैं, 100 करोड़ हिंदू हिंदुस्तान में मान्यता देते हैं, अरब में नहीं देते हैं। लेकिन ये मान्यता क्यों देते हैं? क्योंकि मोहम्मद साहब ने मानवता का पाठ पढ़ाया है, इंसान बनाने वो आए थे। हमारा मौलवी हमें मुसलमान बनाने पे लग गया, तो परेशानी यहां है। 33% महिला आरक्षण की बात चल रही है, और पिछली सरकार में योगी, मतलब मोदी की पिछली सरकार ने एक बहुत बड़ा काम किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम महिलाएं उनको तलाक वाला मामला जो इशू सॉल्व किया। तो अब वो 33% में मुस्लिम महिलाओं को कितने % टिकटें मिलेंगी? देखिए, ये मुझे लगता है कि टिकट तय करना पार्टी का काम होता है। कोई भी राजनीतिक दल है वो तय करेगा। हम लोग 33% ने महिलाओं के उसमें आए कि 33% इनको मिलना चाहिए। हमारी जो महिलाएं, हमारी बहनें हैं, उनको भी अधिकार मिलना चाहिए कि सदन में वो आए, ज्यादा से ज्यादा तादाद में आएंगी तो अपनी समस्या का समाधान कराएंगी, वहां चर्चा होगी। सदन होता ही जनहित की चर्चाओं के लिए और हर समाज की चर्चाओं के लिए, हर वर्ग की चर्चाओं के लिए है। तो वहां पर अगर ज्यादा तादाद में हमारी बहनें आएंगी चुनकर, तो वो वहां पर मुद्दे उठाएंगी और मुद्दे कहीं ना कहीं उस पर कोई योजनाएं बनेंगी, उसका निस्तारण किया जाएगा, निस्तारण होगा वहां से। तो लेकिन दूसरी बात जो आपने कही, ट्रिपल तलाक की बात, ट्रिपल तलाक, आप ये बताइए कि उसकी बेड़ियों में जकड़ा हुआ था पिछली सरकारों ने और कांग्रेस ने, और यही तमाम मुल्ला मौलवियों ने, हमारे जो कुछ ऐसे थे जिन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाकर रखा हुआ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोई धार्मिक संस्था नहीं है, ये चंद लोगों के बनाया हुआ एक NGO है, जिसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया है इन्होंने आज तक। आज तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं, आप पूछ लीजिए। लेकिन क्या है, इस पर सवाल उठाइए। और इस मुसलमानों पे सवाल कहां है? आप मुसलमानों के हित के लिए आप बता दीजिए कोई काम आपने किया हो, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन आपने तो हमने जब देखा निकलकर, तो हमारे साथ तो आपने धोखा कर दिया। अपने फायदे के लिए आपके बच्चे लंदन अमेरिका में पढ़ेंगे, इंजीनियर और डॉक्टर बनेंगे, और हमारे बच्चे मदरसे में भेजे जाएं ताकि वो बिल्कुल अनपढ़ बनकर वहां से खाली अलिफ बे ते से पढ़कर और घूमते रहें समाज में। ना नौकरी है, ना चाकरी है, ना रोजगार है। आप कैसे रोजगार पा गए? अभी आपने बात की कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत काम किया, विकास के लिए बहुत किया, लेकिन एक खास वर्ग मुसलमान वर्ग जो इस बात से नाराज है, उससे कहा जाता है कि मुसलमान योगी से लेकर बहुत नाराज है। क्या आप तो उस वक्त तो आते हैं, क्या लगता है? देखिए, आज मुसलमान योगी जी से नाराज है। 1500 साल पहले जब इस्लाम धर्म आ रहा था और उसकी प्रचार के लिए मोहम्मद साहब आए थे अरब में, वहां तो कोई ना विश्व हिंदू परिषद था, ना RSS थी, ना बजरंग दल था, कुछ नहीं था। वहां कौन मोहम्मद साहब को परेशान कर रहा था? उनके विरोध में कौन मुसलमान खड़े थे? ये भी तो सवाल कर लीजिए। वो भी एक अच्छा रास्ता बता रहे थे, एक अच्छे रास्ते पर ले जा रहे थे। वो नहीं जाना चाहता था आदमी, क्योंकि अच्छे रास्ते पर ले जाने के लिए कुछ सख्त निर्णय लिए जाते हैं, और वो निर्णय जब आदमी लेता है तो लगता है कि साहब हम गलत अगर होंगे और आप उस पर कोई निर्णय लेने जाएंगे हमारी गलत बात पर, तो हमें लगेगा आप मेरे विरोध में काम कर रहे हैं। योगी जो कर रहे हैं वो मोहम्मद साहब जैसे अच्छे काम कर रहे हैं। मैंने कहा कि एक अच्छा पीस्ट और एक अच्छा धर्मगुरु, वो धर्मगुरु भी हैं, महाराज जी हैं। उन्होंने कोई मत और मजहब नहीं, उनके लिए मानव इंसान की प्राथमिकता है उनके लिए। और जिस देश में आप रहिए, उस देश के प्रति आपका दायित्व पूरा बहुत निष्ठा और ईमानदारी के साथ होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहला, मोहम्मद साहब ने भी बताया, वतन की मोहब्बत ये ईमान की निशानी होती है। मेरा आखिरी सवाल आज का, 2024 में भारत का मुसलमान किस करोड़ बैठेगा? देखिए, हमने कहा ना कि मुसलमान हमारे लिए वोट बैंक नहीं है, और मुसलमान को लेकर हम उनको बस ये हमारा कहना है कि हम उनको उनके हाल पर नहीं छोड़ सकते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की सरकार है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम योजनाओं का लाभ उन्हें बराबर देते रहेंगे, सुरक्षा भी देते रहेंगे, संरक्षण भी देते रहेंगे, जो पात्र होंगे उन्हें लाभ भी देते रहेंगे।
उनको जब समझ में आए तब वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। लेकिन मेरा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में अभी तक मुसलमान इसलिए नहीं आ पाया है क्योंकि जो उनके ठेकेदार हैं, जिनको उन्होंने अपना कहीं ना कहीं रहबर माना हुआ है, वो उनकी दुकानदारी कर रहे हैं और उनकी दुकानदारी सपा, बसपा, कांग्रेस और इधर उधर जाकर वो कर लेते हैं। जैसे एक शाही इमाम हुआ करते थे, वो दिल्ली से ऐलान करते थे कि आप इनको वोट दे दीजिएगा, उनको वोट दे दीजिएगा, तो वो बेचारा खुद निर्णय नहीं ले पाता है, इसलिए क्योंकि उसका शिक्षा का स्तर इन्होंने कभी नहीं बढ़ने दिया। और उसको लेकर हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि हम शिक्षा का स्तर भी बढ़ाएंगे, इन्हें रोजगार की तरफ आगे ले जाएंगे, मुख्य धारा से जोड़ेंगे, तब ये खुद विचार करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी हमारी हितैषी नहीं, भारतीय जनता पार्टी 142 करोड़ लोगों की हितैषी पार्टी है। हमारे लिए आप भी उसी में आते हैं, आप बाहर नहीं। चलिए, धन्यवाद, आपकी कामना पूरी हो। धन्यवाद, थैंक यू।